लेकिन ये हालत अकेले ग्रीस की नहीं है, बल्कि पूरे यूरोप में महंगाई ने आग लगा रखी है। यूक्रेन को यूरोप का ब्रेड बास्केट कहा जाता था, क्योंकि यूक्रेन से ही अनाज और खाने पीने का ज्यादातर सामान पहुंचता था। लेकिन उसी ब्रेड बास्केट को बमबारी ने बेहाल कर दिया। रूस में खेती में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक जो रूस से जाते थे वो वहां पहुंच ही नहीं रहे। यही नहीं, सूरजमुखी के तेल के लिए तो यूरोप लगभग पूरी तरह रूस और यूक्रेन पर ही निर्भर है। इस बीच उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने एक बार फिर यूक्रेन युद्ध में पुतिन का खुलकर समर्थन किया। रूस के विक्ट्री डे के मौके पर भेजे गए अपने बधाई संदेश में किम ने पुतिन की जमकर तारीफ की और साथ ही भरोसा दिया कि उत्तर कोरिया हर कदम पर रूस के साथ खड़ा है। किम जोंग उन ने यूक्रेन पर रूस के हमले को उसकी सुरक्षा से जुड़ा मामला बताया। उनके मुताबिक रूस ने अपने ऊपर मंडरा रहे सैन्य खतरे को देखते हुए ही यूक्रेन पर हमला किया और ऐसा करके रूस ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा की। असल में यूक्रेन जंग के लिए उत्तर कोरिया शुरू से अमेरिका को जिम्मेदार ठहराता आ रहा है। युद्ध शुरू होने के बाद यह पहला मौका नहीं है जब उसने रूस का साथ दिया हो। इससे पहले बुचा में हुए नरसंहार के लिए अमेरिका ने पुतिन को युद्ध अपराधी बताया था। तब भी उत्तर कोरिया ने अमेरिका पर निशाना साधने में देर नहीं लगाई थी। उस समय किम जोंग उन ने तो यहां तक कह दिया था कि पुतिन को वॉर क्रिमिनल बताना अमेरिका की बेहद खतरनाक साजिश का हिस्सा है और बाइडेन पुतिन को सत्ता से हटाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। हालांकि खबर है कि यूक्रेन युद्ध के बीच उत्तर कोरिया को अपने हथियारों की ताकत बढ़ाने का सुनहरा मौका मिल गया है। वो इस साल अब तक 15 मिसाइलों का परीक्षण कर चुका है, जिनमें लंबी दूरी तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है। वहीं रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर का-52 से कई मिसाइलें दागी। हमले से जुड़ा एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें जंग के मैदान में एक सैनिक हेलीकॉप्टर में मिसाइलें लोड करता नजर आया। जवान ने एक एक कर हेलीकॉप्टर को हथियारों से लैस किया। वहीं जैसे ही मिसाइलें लोड हुई, हेलीकॉप्टर दुश्मन के इलाके में हमले के लिए उड़ान भरता दिखाई दिया। यही नहीं, जंग के मैदान में कुछ और हेलीकॉप्टर भी हमले की तैयारी करते दिखे। वहीं जिस हेलीकॉप्टर ने दिन के उजाले में उड़ान भरी थी, वो रात में मिसाइलों से हमले करता नजर आया। और जिस का-52 हेलीकॉप्टर से रूसी फौज ने यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया, उसे खास तौर पर रात में हमले के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि इसमें लगा रेडार एक बड़ी रेंज में काम करता है और इसीलिए ये दूर दुश्मन की हलचल का तुरंत पता लगा लेता है। ये नहीं, ये जमीन पर एक साथ कई टारगेट पर हमले करने में सक्षम, यानी कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को ये एक साथ मिसाइल या फिर अपने रॉकेट से तबाह कर सकता है। इसमें लगे कैमरे दिन रात काम कर सकते हैं। यही वजह है कि ये कभी भी अपने टारगेट को पहचान कर उसे ध्वस्त कर सकता है। इस बीच जंग में यूक्रेन की मदद करने पर रूस अमेरिका पर भड़क गया। युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिका यूक्रेन को घातक मिसाइलें, ड्रोन और हथियार देता आ रहा है। बल्कि खबर तो यह भी है कि अमेरिका ने यूक्रेन को कई खुफिया जानकारियां भी दी, जिनकी मदद से यूक्रेन ने रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। इस बीच रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, जो वहां की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन भी हैं, वो अमेरिका पर आग बबूला हो गए। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कह दिया कि अमेरिका इन हरकतों से बाज आ जाए। उधर डॉनबास में यूक्रेन ने स्वीडन से मिले एक रॉकेट से रूस के करोड़ों के टैंक को एक ही झटके में तबाह कर दिया, जिसका एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसके साथ उसने दावा किया कि उसकी सेना ने भारतीय रुपयों के हिसाब से 17 लाख के स्वीडिश रॉकेट से रूस को 40 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए वीडियो में सड़क पर एक टैंक नजर आया। बताया गया कि ये रूस के आधुनिक टैंकों में एक T-90M था, जिसकी कीमत भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 40 करोड़ थी। इसे यूक्रेन की सेना ने अपने निशाने पर लेकर रॉकेट दागा। जैसे ही रॉकेट ने टारगेट को छुआ, वहां जबरदस्त धमाका हो गया। धमाका भी ऐसा कि उससे निकलने वाली लपटें आसमान छूने को बेताब दिखी। वहीं धुएं के गुबार को देखकर तो लोगों की रूह कांप उठी। बताया गया कि यूक्रेन ने यह हमला पिछले हफ्ते किया था, जिसका वीडियो अब जाकर सामने आया। मार्च के महीने में रूस की मिसाइलों का कहर झेलने वाले होरेंका गांव में न्यूज 18 की टीम पहुंची तो वहां बर्बादी के निशान साफ नजर आए। आरोप है कि वहां रूस की सेना ने मिसाइलों की झड़ी लगा दी थी, जिसकी जद में आए मकान रहने लायक तक नहीं बचे थे। किसी की खिड़कियां टूट गईं, कहीं कांच चकनाचूर हो गए, तो कहीं बिल्डिंग की शक्ल ही बिगड़ गई, जिसके बाद लोग सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हो गए। यहां तक कि उन लोगों ने वहीं खाना बनाना तक शुरू कर दिया था। ये सड़क पर ही अपना ठिकाना बना लिया था। 2-3 दिन वो यहाँ पर रहे थे। आशियाने का उजड़ना और लगातार होते मिसाइल हमलों ने वहां लोगों का जीना मुहाल कर दिया, जिसके बाद उन लोगों ने बचा हुआ सामान उठाया और सड़क पर डेरा जमा लिया।
वहां से आई तस्वीरों में कुछ बिस्तर नजर आए तो कहीं बर्तन पड़े दिखाई दिए। कुछ ने रेफ्रिजरेटर की ग्रिल पर खाना बनाया तो किसी ने कार के टायर को टेबल की तरह इस्तेमाल किया। घर तो घर, रूस ने बाहर रखे सामान तक को नहीं बख्शा। हालांकि वहां फंसे लोगों को 2-3 दिन बाद निकाल लिया गया, लेकिन करीब 2 महीने बाद भी इलाके की सूरत जस की तस नजर आई। रूसी सेना ने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर स्मर्च से हमले कर यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। सबूत के तौर पर उसने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें सड़क पर कुछ टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी नजर आईं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक साथ बमों की ऐसी बारिश हुई कि पूरा इलाका थर्रा उठा। रूस ने दावा किया कि उसने अपने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर स्मर्च का इस्तेमाल कर यूक्रेन की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। सामने आई तस्वीरों में दिखा कि कैसे एक साथ करीब 72 धमाके हुए, लेकिन जैसे ही रॉकेट एक सटीक निशाने पर गिरा, जोरदार विस्फोट के साथ तेज रोशनी निकली और ऐसा लगा मानो जमीन पर ज्वालामुखी फूटा हो। इतना ही नहीं, रूस का हमला इतना जोरदार था कि कुछ गाड़ियां तो देर तक आग की लपटों के बीच घिरी नजर आईं। वहीं जैसे ही रॉकेट हमले का शोर थमा, आसमान में धुएं का गुबार छा गया। और जिस खतरनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर स्मर्च से रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले का दावा किया, उससे जो रॉकेट दागे जाते हैं वो क्लस्टर बम की तरह काम करते हैं। यानी एक रॉकेट जब फटता है तो उससे 72 छोटे बम निकलते हैं जो करीब 1 किलोमीटर के दायरे में तबाही मचाते हैं, जबकि इस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से एक साथ ऐसे 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। दूसरी तरफ रूस से तेल और गैस के इंपोर्ट पर पूरी तरह बैन लगाना यूरोप के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। हंगरी साफ मना कर चुका है कि वो यूरोपियन यूनियन के इस प्रस्ताव के साथ नहीं है। इसीलिए अब हंगरी को मनाने में यूरोप के कई बड़े देशों के अलावा यूरोपियन यूनियन के बड़े अधिकारी भी लग गए और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष खुद हंगरी के प्रधानमंत्री से मिलने पहुंच गए। उनके दौरे का मकसद केवल हंगरी के प्रधानमंत्री को मनाना बताया गया। इसकी जड़ में रूस का वही तेल और गैस है जिस पर यूरोप 2 धड़ों में बंट चुका है। यूरोप के कई देश ऐसे हैं जो पूरी तरह रूस के तेल और गैस पर निर्भर हैं। वो जंग के मसले पर यूक्रेन का साथ तो दे सकते हैं, लेकिन तेल और गैस का इंपोर्ट बंद नहीं कर सकते। हंगरी ऐसे ही मुल्कों में है जो यूरोपियन यूनियन के नए प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हो गया। हंगरी ने साफ कहा कि पूरी तरह बैन लगाना अर्थव्यवस्था पर परमाणु हमला करने जैसा होगा, लेकिन हंगरी की ये साफ गोई यूरोपियन यूनियन की टेंशन बढ़ाने वाली है। खतरा इस बात का है कि अगर बाकी मुल्क भी हंगरी के रास्ते पर चल पड़े तो उसकी साख पर बट्टा लग जाएगा। इसीलिए हंगरी के विरोध वाले बयानों के फौरन बाद हंगरी को मनाने की कोशिश शुरू हो गई। दावा है कि हंगरी को रूस के गैस और तेल का विकल्प ढूंढने में मदद देने का भी भरोसा दिया गया, लेकिन किसी भी कोशिश का कोई फायदा नहीं हुआ। खबर है कि यूरोपियन कमीशन की तरफ से हंगरी को कोई मजबूत विकल्प नहीं दिया जा सका, जबकि हंगरी चाहता है कि रूस से तेल और गैस का इंपोर्ट बंद करने से पहले मजबूत विकल्प तैयार हो। यही बात हंगरी के वित्त मंत्री ने एक दिन पहले कही। उन्होंने तो अपने बयान का वीडियो फेसबुक पर ही डाल दिया। हालांकि खबर है कि कुवैत तेल और गैस की लड़ाई का फायदा उठाने की कोशिश में है। हंगरी को भी इस वक्त अपनी जरूरतों के लिए कुवैत जैसे ही किसी देश की सख्त जरूरत है। अब तक यूरोप के बाजार तक कुवैत की पहुंच नहीं है, लेकिन अगर हंगरी से कुवैत की डील हो गई तो दोनों के लिए फायदे का सौदा होगा।